नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के जो प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ये हमारा प्यारा सा उदय बैच। क्लास 9th के हमारे जो प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सोशल साइंस हुआ या फिर एसएसटी हुआ, इसके अंतर्गत हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई के साथ पीडब्ल्यू परिवार आपको पढ़ाता आ रहा है। और हमारा जो ये सोशल साइंस वाला भाग है दोस्तों, उसको आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने आप सभी के साथ लगभग 2 लेक्चर्स पहले एक प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट किया था और आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारा ये सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत ये जो हमारा चैप्टर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, कुछ बोर्ड्स में इसको वन्य समाज के नाम से भी पुकारा गया है और कहीं कहीं पर इसे वन समाज के नाम से भी पुकारा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, चैप्टर का नाम सेम ही है दोस्तों। ठीक, इस चैप्टर के दोस्तों हम लोग अब तक 2 लेक्चर्स आप सभी के साथ कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के सामने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और काफी मजेदार तरीके से बहुत सारी गहराई वाली बातें दोस्तों इस चैप्टर के संदर्भ में हम लोग समझने वाले हैं। तो चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद लेक्चर नंबर 3 अपन लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आखिर आप और हम किन किन बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। काफी प्यारी प्यारी बातचीत आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस प्यारे से चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमारा ये जो प्यारा सा अध्याय है दोस्तों, ये आपको बताता है कि भारत के अंतर्गत जब अंग्रेजों का आना हो गया था और अंग्रेज जब भारत के अंतर्गत आ गए थे तो सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत से इलाकों को और भारत के अलग अलग इलाकों को लूटो, चाहे भारत के शहर हो, चाहे भारत के गांव हो या फिर भारत के जंगल, है ना। और हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये समझ रहे हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के जंगलों को और उसी के साथ साथ भारत के जंगलों में रहने वाले ये जो हमारे आदिवासी जनजातीय समूह थे इनको प्रभावित किया था। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कानून था उससे किस तरीके से हमारी जो भारतीय कृषि रही थी, हमारे जो आदिवासी लोग रहे थे और उनका खेती करने का जो तरीका रहा था वो कैसे प्रभावित हुआ वो देखेंगे। उसी के साथ साथ शिकारियों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा था, हमारे आदिवासी लोग शिकार कर कर जीवन को गुजारा करते थे, उन पर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाया गया था, उसको भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बस्तर की कहानी के बारे में। और बस्तर की कहानी कि बस्तर क्या है, बस्तर छत्तीसगढ़ का एक इलाका है, वहां पर जो रहने वाले लोग रहे थे वो किस तरीके से जीवन को गुजार रहे थे, उन सभी बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने जितनी भी बातों को पढ़ा है एक बार उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्विकली समझने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे प्यारे बच्चों के समक्ष नहीं रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा पूरा का पूरा अध्याय है, आप देखते हैं कि वन्य या फिर जिसे हम लोग वन या फिर जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जंगल के नाम से पुकारते हैं, जाना जाता है। और हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा अध्याय है ना, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 2 भाग हमें होते हुए दिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेज जो थे वो हमारे प्यारे भारत के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, आगमन करते हैं। शुरुआत में जब अंग्रेज लोग आते हैं तो इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, शुरुआत में ये लोग व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन आप देखते हैं कि इन व्यापारी लोगों को भारत के अंदर दिखते हैं अच्छे अच्छे संसाधन, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी थी, यहाँ का हर एक जो स्थिति थी वो बहुत बेहतर थी और इसीलिए व्यापारी लोग भारत के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, फूट डालो शासन करो, एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाते हैं, एक परिवार को या फिर एक जाति एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाते हैं और आपस में भारत के लोग लड़ते हैं और अंग्रेज इसका फायदा उठाकर भारत पर कब्जा कर लेते हैं और भारत को गुलाम बना लेते हैं। अंग्रेज भारत में जब अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारत को लूटना, है ना। तो शुरुआत में ये जो व्यापारी बनकर आए हुए लोग थे इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारत को लूटना, और भारत को लूटने के लिए ये देखते हैं कि अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, है ना, भारत के संसाधनों को भाई पूरा नुकसान पहुंचाया जाए। हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर हम देखते हैं कि बहुत अच्छी मात्रा में हमारे क्या थे दोस्तों, जो आदिवासी लोग थे या फिर जो हमारी आदिवासी समुदाय थे, ये क्या किया करते थे दोस्तों, ये भारत के जंगलों में बहुत ही शांति प्रिय तरीके से रहा करते थे। जंगल इनके थे और इन जंगलों के अंदर आप देखते थे कि ये यहाँ से फलों को लेके जाते थे, ये यहाँ से फूलों को प्राप्त करते थे, ये यहाँ पर क्या किया करते थे दोस्तों, शिकार कर कर अपना जीवन गुजारा करते थे और उसी के साथ साथ वो इन जंगलों के अंदर खेती भी किया करते थे हमारे आदिवासी लोग।
अब जब अंग्रेज भारत के अंतर्गत आ जाते हैं तो अंग्रेज भारत के अंतर्गत ये पाते हैं कि भारत के जितने भी जंगल हैं, है ना, भारत के जितने भी वन हैं, अंग्रेजों को लगता है कि ये वन ज़्यादा उपयोगी नहीं है, उनके लिए ना ये जंगल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, और इसीलिए अंग्रेज आदेश देते हैं कि जंगलों को काटकर क्या कर दिया जाए, जंगलों को काटकर खेती करी जाए, या फिर क्या कर दिया जाए, खेतों को निर्मित किया जाए। अंग्रेज भारत के अंदर जंगलों को कटवा देते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में खेतों को निर्मित किया जाता है और भारत में कृषि की जाती है। भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो व्यापारिक फसलें होती हैं, जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, वो पैदा करवाई जाती हैं अंग्रेजों के द्वारा। भारत में कपास का उत्पादन होता है जिससे कपड़ा बनता है, भारत में नील जिससे कपड़े को रंगा जाता है, भारत में गेहूं जो खाने के तौर पर प्रयोग होता है, उसको बड़े स्तर पर अंग्रेज जंगल कटवाकर क्या करते हैं, खेतों में परिवर्तित कर देते हैं। अब जब जंगल ही समाप्त हो जाते हैं तो जंगलों के अंतर्गत जो रहने वाले आदिवासी लोग थे, इनका जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ हमें दिखता है। फिर हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि उसी कालखंड में, उसी समय विशेष में हम देखते हैं कि दुनिया के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, लकड़ी की डिमांड उठने लग जाती है। लकड़ी जो थी उसकी मांग उठनी शुरू हो जाती है, और लकड़ी हमें मुख्य तौर पर कहाँ से प्राप्त होते हुए दिखती है, लकड़ी हमें पेड़ों से या फिर हम देखते हैं कि जंगलों से प्राप्त होते हुए दिखती है। दरअसल उस समय में हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े पानी के जहाज थे वो लकड़ी से ही बना करते थे, याद है आपको? जी हाँ। और ये जो बड़े बड़े पानी के जहाज आज के समय में तो लोहे से बने होते हैं, लेकिन उस समय लकड़ी के ही बने होते थे, और यूरोप के देशों में पानी के जहाज़ों को बनाने वाली जो लकड़ी थी वो समाप्त हो गई थी। इसीलिए अब अंग्रेज भारत के जंगलों की तरफ रुख करते हैं और भारत के जंगलों से लकड़ियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि एक तो जहाज बनाने के लिए लकड़ियां भारत से काटी जाने लगती हैं। अब जब भारत से लकड़ियां काटी जाती हैं तो भारत के जंगल समाप्त होते हैं, और जंगलों में रहने वाले ये जो आदिवासी लोग थे इनको प्रभावित होना पड़ता है, इनको जंगलों से हटना पड़ता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत बड़े स्तर पर रेलवे लाइन को बिछाया जाता है, और ये जो हमारी रेलवे लाइन थी, आप देखते हैं कि इस रेलवे लाइन के बीच में आप लोग देखते हैं कि क्या किया जाता है, लकड़ी के फट्टे लगाए जाते हैं ताकि रेलवे लाइन मजबूती से टिकी रहे, है ना। ये जो रेलवे लाइन है आप देखते हैं कि इसके बीच में ये लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं ये लगाए जाते हैं, और इसको स्लीपर कहा जाता है ना। और इसी स्लीपर की वजह से आप देखते हैं कि भारत में क्या होने लगता है, बड़े लेवल पर जो हमारे पेड़ थे, जंगल थे, उनको समाप्त किया जाता है। तो अंग्रेजों ने खेती के उद्देश्य से हमारे जंगलों को समाप्त किया, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, जहाज के लिए और स्लीपर के लिए हमारे जंगलों को समाप्त किया। उसी के साथ साथ अब अंग्रेज भारत के अंदर जब आ जाते हैं तो वो लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए, भारत के जंगलों को अपने कब्जे में करने के लिए कृषि कानून बनाते हैं। और इन कृषि कानून के आप क्या देखते हैं कि अंग्रेज जो थे भारत में आने के बाद भारत के जंगलों पर कब्जा करने के लिए, भारत के वनों पर कब्जा करने के लिए वन कानून बनाते हैं। और इस वन कानून के तहत क्या कर देते हैं अंग्रेज, ये कहते हैं कि अब जो भारत के जंगल है ना, वो क्या है दोस्तों, वो आरक्षित वन की कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं। 3 कैटेगरीज बांटी जाती हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी कहलाती है आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब है कि जंगल के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मूल्यवान पेड़ होते हैं उनको आरक्षित कैटेगरी में रखा जाता है। कोई भी भारत का व्यक्ति, कोई भी आदिवासी अब उस जंगल में नहीं जा सकता, उस जंगल वाले भाग में नहीं जा सकता जो आरक्षित वन के तौर पर पुकारे जाते हैं। और दूसरे और 2 भाग बांटे जाते हैं, एक होता है ग्रामीण हमारा वन, और दूसरा होता है सामूहिक वन, जहां पर बहुत ही कम मूल्यवान, बहुत ही साधारण लकड़ियां होती हैं। उन कैटेगरीज के जंगलों में, उस प्रकार के जंगलों में भारतीयों को जाने की इजाजत दी जाती है। अब आप देखते हैं कि अंग्रेज इस कानून के तहत भारत के जो सबसे मूल्यवान पेड़ थे उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ इस वन कानून के तहत अंग्रेज ये क्या करते हैं दोस्तों, भारत के आदिवासियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और इसी स्वरूप में अंग्रेज क्या कर देते हैं कि इन आदिवासी लोगों के जंगल पे जाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा देते हैं कि कोई भी अब भारत का जो आदिवासी व्यक्ति है जो जंगल के पास रहता है वो इन जंगलों में नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उनको सजा दी जाती थी। वो जंगलों से फलों को नहीं ले पाएगा, वो जंगलों से फूलों को नहीं प्राप्त कर पाएगा। जानवरों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और यह भी कह दिया जाता है कि भारत के ये जो हमारे आदिवासी लोग थे ये जंगलों में छोटी मोटी आग लगाकर पहले जंगल की सफाई करते थे और उस पर खेती किया करते थे। तो उनकी जो ये खेती करने का तरीका था वो भी अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो अंग्रेज कुछ इस तरीके से भारत के ही आदिवासियों को भारत के ही जंगलों में जाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अब जब भारत के आदिवासी लोग जंगलों में नहीं जा पाएंगे
खाएंगे, तो अब उनको अपना पेट तो पालना है, तो अंग्रेज उनको ऑर्डर देते हैं, अंग्रेज उनके पास एक सुझाव लेकर आते हैं और क्या कहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करना शुरू कर दो। और अंग्रेज इन आदिवासी लोगों को, आपको दिखता है कि बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इन आदिवासी इलाकों से इनको लेके जाते हैं चाय के बागानों में, असम में, पश्चिम बंगाल में, और वहां से फिर इनसे बेगारी यानी कि बिना पैसे की मजदूरी का काम कराते हैं। और कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि ये सब चीजें चल रही थी। तो ये पिछला हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 रहा था, उसका निचोड़ हमने आपके सामने पेश किया है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब यहां से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये नए तरीके से आप देखते हैं कि लोगों को काम करना पड़ा। पहले ये जंगलों में ही रहकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे, अब इनको जंगलों से बाहर जाना पड़ा, अब इनको मजदूरी करनी पड़ी हमारे इन आदिवासी लोगों को, या फिर अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो आपको दिखते हैं कि चाय के बाग थे, वहाँ पर काम करना पड़ा। तो उस कालखंड में इनका जीवन किस तरीके से गुजर रहा था उसको हम लोग समझेंगे। और बस्तर, ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही थी, इसको जानने की कोशिश हम लोग क्विकली आप सभी के साथ करते हैं, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लोगों के भय यानी कि लोगों के डर के बारे में। हमें पता है कि अंग्रेजों ने भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारे जंगल थे, उनके लगभग 70% जो जंगल थे, है ना, भारत के अंदर जो 70% के करीब हमारे जंगल रहे थे, उनको आरक्षित वन घोषित कर दिया था। और अंग्रेजों का ये कहना था कि भाई इस आरक्षित वन के अंदर ये जो घुमंतू खेती होती है, यानी कि आग लगाकर खेती की जाती है, ये नहीं होगी। इन जंगलों के अंदर शिकार नहीं किया जाएगा। इन जंगलों के अंदर जंगलों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, फल फूल, ये भारत के आदिवासी लोग वहां से नहीं ले सकते, है ना। तो आप देखते हैं कि इससे जो बस्तर है, बस्तर कहां पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक जिला है, और ये एक ऐसा जिला है जहां पर हम देखते हैं कि आज के समय में भी और अंग्रेजों के समय में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में आदिवासी लोग रहा करते थे। और इन आदिवासी लोगों का जीवन ही ये पूरा का पूरा जंगल था। और जब इनको इन्हीं के जंगलों में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो हमारे ये जो आदिवासी लोग थे ये इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, ये जो बस्तर के आदिवासी लोग थे ना, इनके साथ एक तरकीब चलते हैं, बहुत अजीब तरीके से एक खेल अंग्रेजों के द्वारा खेला जाता है। और यहां पर अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कि अगर तुम बस्तर के आदिवासी हो, तो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है ना, और तुम चाहते हो कि तुम आरक्षित वन में जा सको, यहां पर खेती कर सको, यहां पर शिकार कर सको, तो तुम रह सकते हो। अंग्रेज क्या कहते हैं कि इन आदिवासी लोगों को अनुमति दे देते हैं कि अगर तुम चाहते हो जंगल में रहना तो हम तुम्हें रहने देंगे, लेकिन अब से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए काम करना पड़ेगा। और क्या कर लिया जाता है, इनको बेगार बना दिया जाता है। बेगार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेगार का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति से काम कराते हैं, और अगर किसी व्यक्ति से काम तो कराया जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि उसको काम कराने के बदले पैसे नहीं दिए जाते हैं, है ना, एक तरीके से गुलाम बना लिया जाता है। तो भारत के अंदर भारत के आदिवासियों से ही यह कह दिया गया है कि तुम अगर चाहो तो उस जंगल में रह सकते हो, ये जंगल तो उन्हीं का था भाई, तुम बाहर से आए हो, है ना। लेकिन अंग्रेज भारत के अंदर भारत के जंगलों पर कब्जा कर लेते हैं, कानून बना देते हैं, उनको, भारत के आदिवासियों को उन्हीं के जंगलों में जाने से रोक देते हैं, और कहते हैं कि अगर जाना है, यहां जंगल में रहना है, तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और उनसे क्या काम कराते हैं दोस्तों, उनसे जंगल की लकड़ी काटने का ऑर्डर देते हैं, और उसकी ढुलाई, कि जंगल की लकड़ी भी इनसे ही कटवाई जाती है और उसकी ढुलाई भी एक जगह से दूसरी जगह उनसे पहुंचवाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जंगल में अगर कभी आग लगेगी तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी इन आदिवासी लोगों को कहीं दी जाती है। और जंगल के जो आपको दिखता है दोस्तों आदिवासी समुदाय थे, अब ये गांव बनने शुरू हो जाते हैं। वन ग्राम के नाम से इनको पुकारा जाता है। अंग्रेज इनको क्या कहते हैं दोस्तों, वन ग्राम के नाम से पुकारते हैं। कहानी को लेके चलते हैं आगे। क्या होगा कि बस्तर के लोगों के साथ ये जो अन्याय आपको होता हुआ दिख रहा है, ये जो जमीन थी वो हमारे आदिवासियों की थी, ये देश उनका था, ये फल फूल उनके थे, ये जंगल उनका था। जंगल के अंदर मौजूद हर एक पत्ती पत्ती और हर एक पेड़ पेड़ आप देखते हैं कि हमारे इन आदिवासी भाइयों का था। लेकिन इन्हीं को इन्हीं के जंगलों में जाने की अनुमति नहीं दी, और फिर इनको गुलाम बना लिया एक तरीके से कि तुम हमारे लिए लकड़ियां काटोगे। क्या ये आदिवासी लोग चुपचाप सहते रहेंगे? क्या ये लोग विरोध नहीं करेंगे? क्या कोई उम्मीद की किरण आदिवासी लोगों के लिए नहीं आएगी? उसी पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग थे ना, जो आदिवासी लोग थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, अपने गांव या फिर अपने जंगलों को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया है ना। आप देखते हैं कि बड़ी स्थिति में जो ये लोग थे उनके लिए ऐसा माहौल बना दिया कि या तो अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो हमारे लिए काम करो, और अगर काम कर रहे हो तो उनको कुछ मिलता भी नहीं था, बस रहने की इजाजत मिल गई। तो उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं था, और इसी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो आदिवासी समुदाय के लोग रहे थे वो क्या करते हैं, जंगलों को छोड़कर शहरों में मजदूरी के लिए जाना पसंद करना शुरू कर देते हैं।
साल 1899 से साल 1900 के बीच में और साल 1907 से साल 1908 के बीच में अकाल की स्थिति भी पड़ जाती है। अकाल की स्थिति का मतलब है कि इन 2 साल अवधियों में हम देखते हैं कि बस्तर के आसपास के एरियो में जो बारिश हुआ करती थी दोस्तों वो नहीं होती है। बारिश के नहीं होने की वजह से जंगल के अंदर आप देखते हैं कि जो हरियाली थी वो उतनी नहीं होती और जंगल से जो छोटी मोटी चीजें हमारे ये आदिवासी लोग प्राप्त कर पाते थे वो नहीं कर पाते और उनके लिए खाना भी प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे ही अकाल कहा जाता है। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गई, खेत खलिहान सूख गए, जंगल सूखने लगते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अकाल कहते हैं। और इस वजह से बड़े तौर पर आप देखते हैं कि जो हमारे आदिवासी लोग थे वो परेशान थे। अब लोग जो थे ना दोस्तों वो क्या करते हैं, वो गोलबंदी करना शुरू कर देते हैं। गोलबंदी करने का मतलब क्या है कि अब जब अंग्रेज लोग थे, जहां पर अंग्रेजों के ऑफिस हुआ करते थे ना, वहां पर हमारे आदिवासी लोग उन ऑफिस को घेरना शुरू कर देते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि देखो स्थिति बहुत खतरनाक है, स्थिति बहुत खराब है, हमारा जीवन बहुत ही खराब है, तुम्हारी नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, तुम हमारे लिए कुछ बेहतरीन काम करो। तो अब ये जो धीरे धीरे गुस्सा था बस्तर के लोगों के दिलों में, ये बढ़ने लग गया था। अकाल ने इस गुस्से को और बढ़ा दिया और अब इन बस्तर के लोग जो थे, हमारे जो बस्तर के आदिवासी थे, ये अंग्रेज ऑफिसर्स के जो ऑफिस थे उसको घेरना शुरू कर देते हैं। और उसी के साथ आप देखते हैं कि सबसे पहले जो धुरबा आदिवासी थे, जो धुरबा समुदाय के आदिवासी थे ना, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उनका कोई नेता नहीं था, उन लोगों को कोई आपको नेता नहीं दिखता है, लेकिन आप देखते हैं कि थेरनार गांव का एक गुडाधुर नामक एक व्यक्ति थे जो काफी प्रभावशाली थे। तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अलग अलग सामुदायिक समूह हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग आदिवासी समुदाय समूह देखने को मिलते हैं और हर आदिवासी समुदाय अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून से प्रभावित था। कुछ हमारे जो आदिवासी समुदाय थे इनके नेता नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं कि दोस्तों थेनानार गांव जो है, यहां पर आप देखते हैं कि गुंडाधुर नामक एक व्यक्ति थे, वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे और वही क्या करते हैं, लोगों के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार की सोच को शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, गुंडाधुर का चित्र आपके सामने रखा गया है, आदिवासी हैं और ये लोगों के अंदर क्या करते हैं, एक प्रकार से आवाज उठाते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे ही जंगलों के अंदर हमें ही जाने की आज्ञा नहीं दी जा रही, हमें ही लूटा जा रहा है, हमें ही परेशान किया जा रहा है, उठो जागो और विरोध करो। यहां पर हम लोग देखते हैं कि हर गांव के अंतर्गत लोगों ने जो था विरोध के लिए क्या कर दिया दोस्तों, चंदा करना शुरू कर दिया कि भैया हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और ये लोग थोड़ा थोड़ा पैसा गांव के लोग आपस में इकट्ठा कर जमा करना शुरू कर देते हैं। और साल 1910 में आप देखते हैं कि विरोध शुरू होता है ना, साल 1910 में विरोध शुरू होता है। अकाल कब कब पड़ा है ये देखिए, साल 1899 से 1900 में और साल 1907 से 1908 में समय गुजरता है दोस्तों। और साल 1910 के आसपास तक बड़ी मात्रा में हम लोग देखते हैं कि चंदा अलग अलग गांव के लोग इकट्ठा करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विद्रोही थे, जो विरोध करते हैं, जो हटाना चाहते हैं अंग्रेजों को, वो बाजार में और अफसरों के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, उनके घरों में लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। ये जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी समुदाय के लोग थे, वो जो अंग्रेजों की दुकानें थी, अंग्रेजों के ऑफिसेस थे और अंग्रेजों के अधिकारी जिन घरों में रहते थे उन्हीं पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को लूटना शुरू कर देते हैं। और उसी के साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो स्कूल और थाने थे, है ना, वहां पर भी आग लगानी शुरू कर दी जाती है। तो जो हमारे ये आदिवासी लोग थे, अब इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, हथियार उठा लिए और अब आप देखते हैं कि आदिवासी लोग बड़े स्तर पर अपने गुस्से को अंग्रेजों के सामने प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या होता है, अब अंग्रेज जो थे दोस्तों वो क्या इस विद्रोह को ऐसे ही चलने देंगे? क्या अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे? अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या करते हैं, सिपाहियों को लेकर आते हैं अपने। और अब एक तरफ हमारे बस्तर के आदिवासी हैं और दूसरी तरफ हमें अंग्रेज सिपाही देखने को मिलते हैं, है ना। अब आप देखते हैं कि जो आदिवासी नेता थे उनके साथ बातचीत विफल हो जाती है। कोशिश की जाती है कि इस समस्या का निपटारा किया जा सके, लेकिन आदिवासी नेता जो थे, अंग्रेजों के अधिकारियों के साथ जब बातचीत होती है तो आदिवासी नेता कहते हैं कि भाई ये जंगल हमारा है, इस जंगल में हम रहते हैं, तुम्हें जाना होगा। बातचीत का कोई उत्तर नहीं निकल पाता है और आप देखते हैं कि ये वार्ता विफल हो जाती है। और अंग्रेज के जो सिपाही लोग थे ना, उनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, घेर लेते हैं और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। बातचीत के लिए बुलाया जाता है लेकिन ये बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलता। और उसी स्थिति में अंग्रेज सिपाही जो थे, मौके का फायदा उठाकर जो हमारे आदिवासी नेता थे उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। लोग जो थे दोस्तों क्या करते हैं, जंगलों में भागना शुरू कर देते हैं और गांव के अंदर क्या हो जाता है, जो पूरे के पूरे गांव थे वो वीरान हो जाते हैं, जहां पर जनता रहा करती थी। क्योंकि अब अंग्रेज हर किसी को मारना शुरू कर देते हैं, चाहे औरत हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, हर एक किसी पर आप देखते हैं कि अत्याचार किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और पूरे के पूरे गांव वीरान यानी कि खाली होते हुए हमें दिख जाते हैं। विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को 3 महीने लगते हैं, है ना। तो साल 1910 में यह विद्रोह शुरू होता है और 3 महीने के अंतर्गत आप देखते हैं कि इस विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा
तोड़ दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है ना। तो ये कुछ स्थिति आप देखते हैं कि की जाती है। बस्तर के जो आदिवासी लोग थे ये अंग्रेजों को बताते हैं कि ये जमीन हमारी है, तुम हमें दबा नहीं सकते हो। अब ये जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को एक बात समझ में आई कि जिस तरीके से हम इस देश पर शासन कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से हम इस जंगल को या फिर इस जंगल के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, ये सही नहीं है, कुछ बदलाव की जरूरत होगी। और इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ, हालांकि ये विद्रोह विफल हो गया है ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि अंग्रेज जंगलों से छोड़कर भाग गए, नहीं, लेकिन इस विद्रोह का फायदा ये हुआ कि जो वन थे ना, उनको आरक्षित करने की जो प्रक्रिया थी वो कुछ समय के लिए टाल दी गई। ये अंग्रेजों ने जो जंगलों को, भारत के लगभग 70% से ज्यादा जो जंगल थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया था, आरक्षित जंगल बना दिया था, और ये कह दिया था कि इसमें कोई नहीं जाएगा। ये जो प्रक्रिया थी इसको थोड़े समय के लिए टाल दिया गया, रोक दिया गया, है ना। और बाद में आप देखते हैं कि बाद में मुख्य तौर पर हम देखते हैं ये जो 70% के करीब हमारे जंगल थे, इनको क्या कर दिया गया दोस्तों, आधे कर दिया गया, कि देश के लगभग 50% जो हमारे जंगल थे उनको ही क्या रखा गया, आप देखते हैं कि आरक्षित जंगल की कैटेगरी में रखा गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि विद्रोहियों ने जो विरोध किया था ये एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं मानी गई, कि जो आरक्षित जंगल का आकार था वो जो बहुत बड़ा था वो कहीं ना कहीं कम हुआ, और भारत के आदिवासियों को इन जंगलों में जाने की आप देखते हैं कि इस विद्रोह के बाद अनुमति मिलनी शुरू हो गई। यहां तक दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो कहीं ना कहीं भारत से संबंधित है, भारत के बारे में बातचीत थी। हमारे आज की इस क्लास में हमने ये देख लिया कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत पर कब्जा किया, भारत के जंगलों को प्रभावित किया, भारत के आदिवासियों को प्रभावित किया, और फिर भारत के आदिवासियों ने जब विरोध किया तो उसका क्या परिणाम आया। अब यहां से हम लोग कहानी को लेकर चलेंगे आगे और बात करेंगे एक नए देश के बारे में, एक नए शासक, एक नए ग्रुप के बारे में, ठीक है। भारत से बहुत दूरी पर दोस्तों आप देखते हैं कि एक देश हमें देखने को मिलता है, एशिया में ही पड़ता है, और इस देश का नाम है इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग दुनिया के मानचित्र को देखते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस पूरे के पूरे भूभाग को हम लोग इंडोनेशिया के नाम से पुकारते हैं। इंडोनेशिया क्या है दोस्तों, बहुत सारे द्वीप हैं, है ना, बहुत सारे आइलैंड्स को मिलाकर आप लोग देखते हैं कि जो देश बना है उसी को हम लोग इंडोनेशिया कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंडोनेशिया के बारे में बात करेंगे, और इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है जावा, ठीक है। जैसे भारत को आप देखते हैं कि उपनिवेश बनाया गया था, भारत उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा प्यारा भारत गुलाम था। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा इंडोनेशिया था ना, इसको भी गुलाम बनाया जाता है, और इंडोनेशिया के जावा जो नामक इलाका है इसको गुलाम बनाया जाता है। कौन गुलाम बनाते हैं, जैसे हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, ब्रिटेन के लोगों ने, ये जो इंडोनेशिया था इन्हें डच लोग, है ना, डच जो है दोस्तों इनके द्वारा गुलाम बनाया गया था। डच मतलब कौन होते हैं, जो नीदरलैंड से आते हैं, है ना। नीदरलैंड जो कंट्री आपको दिखती है जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है ना, तो उस कंट्री के जो लोग थे, उस देश के लोग थे, जो डच लोग थे ये, है ना, डच भाषा को ये बोलते हैं। इन लोगों ने क्या किया था, ये यहाँ पहुंच गए थे इंडोनेशिया में, और इन्होंने जावा पर अपना कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, जैसे अंग्रेजों ने भारत के कानून, भारत के जंगलों पर कब्जा करने के लिए कानून बनाया था, ऐसे ही आप देखते हैं कि इन डच लोगों ने भी नए नए कानून बनाकर क्या किया, ये जो इंडोनेशिया के जावा इलाके के अंतर्गत जंगल थे उनको अपने कब्जे में करना शुरू किया, ठीक है। चलिए, कहानी कहीं ना कहीं सेम ही रहेगी। यहां पर हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेज थे, लेकिन इंडोनेशिया में डच लोग हमें आते हुए दिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जावा का अंदर आप देखते हैं कि कलांग नामक एक समुदाय है। जावा के अंदर आप देखते हैं कि एक समुदाय है, आदिवासी समुदाय, जिन्हें कलांग कहा जाता है, और ये पेड़ काटने में बहुत माहिर हैं। ये जो कलांग समुदाय है ना, ये पेड़ों को काटने में बहुत माहिर थे, और ये घुमंतू खेती भी करते थे। घुमंतू खेती का मतलब है कि ये एक जगह पहुंचे, उस जगह पर आग लगाई जंगल में, वहां पर जो आग थी, उस आग के जलने के बाद जो राख थी वो समाप्त हो गई, फिर उस जो वो राख थी उस इलाके में उन्होंने खेती करनी शुरू की। इसे ही घुमंतू खेती कहा जाता है। तो इंडोनेशिया के जावा में रहने वाला ये जो कलांग समुदाय था ये बहुत बढ़िया थे लकड़ी को काटने में, और ये बहुत अच्छी खेती भी किया करते थे। कलांग लोगों ने क्या किया दोस्तों, कलांग लोगों की जो प्रतिभा थी ना, वो वहां के राजा के लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान थी। तो आप देखते हैं कि डचों के आने से पहले जब डच लोगों का कब्जा नहीं हुआ था, तो जावा के अंतर्गत मौजूद ये जो कलांग समुदाय के लोग थे, आप देखते हैं कि इनकी प्रतिभा वहां के राजा के लिए भी बहुत ज्यादा मूल्यवान थी, क्योंकि जो राजा था उसने अपने जो महल थे ना वो लकड़ी के ही बनवाए थे। आप देखते हैं कि लकड़ी के बड़े बड़े जो महल थे वो राजा के द्वारा ही बनवाए जाते थे, और इन महलों को बनाने में इन कलांग लोगों को ही क्या किया जाता था, आप देखते हैं कि प्रयोग में लाया जाता था, है ना।
अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, हम धीरे धीरे देखते हैं कि अब इस देश के अंतर्गत एंट्री होनी शुरू हो जाती है डच लोगों की, डच भाषा बोलने वाले इन लोगों की। आप देखते हैं कि 18वीं सदी में, 18वीं सदी का मतलब है कि सन 1700 के आसपास की बात हो रही है। इस समय अवधि में हम लोग देखते हैं कि जो डच लोग थे उन्होंने इस देश पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और यहाँ के जंगलों पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो ये कलांग लोग थे ना उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश की। जैसे राजा ने देखा था कि ये कलांग लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे ही डच लोगों ने भी देखा कि ये जो कलांग समुदाय के लोग हैं ये बहुत अच्छे कारीगर हैं लकड़ी वाले। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये जो डच लोग थे इन्होंने कलांग लोगों को क्या किया, अपने कब्जे में करने की कोशिश की। लेकिन जो कलांग लोग थे ना दोस्तों, इन्होंने विरोध करना शुरू किया और सन 1770 में हम लोग देखते हैं कि जो डच किले थे, डच लोगों ने जो अपना किला बनाया था ना, उस पर आप लोग देखते हैं कि कलांग लोगों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया और उनके विरोध को आप लोग देखते हैं कि कुचल दिया गया। तो जैसे भारत के अंदर बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, कुछ ऐसा ही जावा के कलांग समुदाय के लोगों ने भी किया। जब डच लोगों ने उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश की, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, तो कलांग लोगों ने सन 1770 के अंदर अंग्रेजों के बनाए जो डच के लोगों के बनाए किले थे उन पर अटैक किया। हालांकि ये जो किला विद्रोह था, ये जो झगड़ा था, ये डच लोगों के द्वारा दबा दिया गया था क्योंकि इनके पास ज्यादा आधुनिक हथियार देखने को मिलते हैं, है ना। उसी कालखंड में हम देखते हैं कि ये जो डच लोग थे, ये जो डच लोगों ने कब्जा कर लिया था इंडोनेशिया के जावा इलाके पर और पूरे इंडोनेशिया पर, इन डच शासकों ने क्या किया दोस्तों, नए कानून बनाने शुरू किए। जंगल से संबंधित नए कानूनों को बनाना इन लोगों ने शुरू किया और इन नए कानूनों के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि जो गांव वाले हैं ना उनको वन संसाधन से वंचित कर दिया। ये कह दिया कि जो गांव वाले हैं या फिर जो आदिवासी लोग हैं जो जंगल के आसपास रहते हैं, वो इन जंगलों से कोई भी चीज को नहीं ले सकते। ना तो वो जंगल से फल फूल को ले सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी स्थिति जो थी जंगल के लोगों के लिए, बहुत बड़ी आप देखते हैं कि एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है कि उनको जंगल से कोई भी संसाधन लेने से रोक दिया जाता है। और कुछ खास काम जंगल के अंतर्गत क्या कह दिए कि जैसे नाव या फिर घर बनाने के लिए ही लकड़ी काटने की अनुमति उनको दी जाती है कि हाँ, अगर तुम्हें घर बनाना है तब तुम लकड़ी ले पाओगे, अगर तुम्हें नाव बनानी है तब तुम लकड़ी काट सकते हो, घर बनाने के लिए लकड़ी का घर बनाना है या फिर अगर आपको नाव बनानी है तभी लकड़ी काटने की अनुमति थी। इसके अलावा हर एक चीज पर आप देखते हैं कि उनकी आज्ञा नहीं दी गई थी डचों के द्वारा। और अगर आप देखते हैं कि नए पौधे वाले क्षेत्रों में, कि जहां पर नए पौधे लगाए गए हैं डच वालों के, उसमें भी नहीं जाने की आज्ञा दी गई थी आदिवासी लोगों को या फिर गांव के लोगों को। और मवेशी, क्या आप अपने जानवरों को भी जंगलों में नहीं चरा सकते थे। तो बहुत खतरनाक स्थिति आप देखते हैं कि जावा के लोगों के लिए कर दी गई थी इन डच लोगों के द्वारा। तो बड़ी ही जबरदस्त तौर पर आप देखते हैं जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। अच्छा, आप देखते हैं कि जो लकड़ी की ढुआई थी, आप देखते हैं कि वो जंगल के रास्ते में घोड़ा गाड़ी से जाना पड़ता था और उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। अब देखिए जंगल बहुत बड़ा है, अब इस जंगल के अंदर अगर आप लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। अब वहां पर जब आपने लकड़ी काट दी, अब लकड़ी काटने के बाद आपके पास कोई घोड़ा होना चाहिए जिस पर आप अपनी लकड़ियों को काटकर अपने घर की तरफ लेकर आ सके। लेकिन इन डच लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों, ये भी कह दिया कि अगर आप जंगल के अंदर हैं, लकड़ी तुमने वहां से काट ली है घर बनाने के लिए या फिर नाव काटने के लिए, तो तुम घोड़ा गाड़ी वहां पर नहीं लेके जा सकते, है ना। इस पर भी आप देखते हैं कि प्रतिबंध डच लोगों के द्वारा लगा दिया गया था। और इसके पीछे वजह क्या थी, जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए या फिर आपको दिखता है कि पानी के बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के जंगलों को अपने कब्जे में किया था, कोई यही सोच आप देखते हैं कि डच लोगों की थी। वो भी क्या कर रहे थे दोस्तों, रेलवे लाइन को बिछाने के लिए और जहाज के उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए। लकड़ी के जहाज बनने थे, लकड़ी की जरूरत थी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, इसीलिए आप देखते हैं कि उन्होंने इनके जंगलों को अपने कब्जे में किया और उसी के साथ इन जंगलों की फिर कटाई अपने हिसाब से करानी शुरू की। 1882 तक आते आते, 1882 तक आते आते आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जावा से लगभग 2,88,000 स्लीपर का निर्माण हुआ। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि यहां से भी क्या किया जाता है दोस्तों, जो स्लीपर है, स्लीपर का मतलब कि जो हमारी, आप देखते हैं कि स्लीपर का मतलब क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कि अगर ये हमारी रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन के बीच में जो लकड़ी होती है ना, इसे ही हम लोग स्लीपर कहते हैं। तो इसी स्लीपर को बड़े स्तर पर प्राप्त किया गया। बहुत सारी लकड़ियां हम देखते हैं कि काटी जाने लगी, कहां से, पूरे के पूरे जावा से या फिर इंडोनेशिया से। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब जो ये लोग थे जो इंडोनेशिया और जावा के थे, इनको जंगलों में खेती करने की आदत थी, इनका घर था भाई, ये यहाँ से खेती करते थे।
अब ये जो डच लोग थे इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें खेती करनी है चलो खेती करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमको टैक्स देना होगा, है ना। देखिए जमीन उनकी थी, ये डच लोग बाहर से आए थे, उनको उन्हीं की जमीन के ऊपर एक तरीके से आप देखते हैं कि जाने नहीं दे रहे, और अगर वो अपनी ही जमीन पर खेती कर रहे हैं तो उनसे टैक्स लेना शुरू कर देते हैं ये डच लोग। और कुछ लोग जो थे दोस्तों, ये जो कुछ लोग थे, है ना, ये क्या करते हैं, इनको छूट दी गई। ये जो डच लोग थे ना, ये बड़े चालाक थे। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जंगल में खेती करनी है खेती कर सकते हो, तुम्हें खेती करने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है जी। और कुछ लोगों से कह दिया कि अगर तुम खेती करना चाहो खेती करो, लेकिन क्या कह दिया कि हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि उनसे कहा कि तुम ना हमारे लिए क्या कर दो, पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दो। देखो कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने क्या किया, इन्हीं के जंगलों को क्या कर दिया, अपने कब्जे में कर लिया, और फिर इन्हीं से इनके जंगलों को कटवा रहे हैं, है ना। आप देखते हैं कि इन्हीं आदिवासी लोगों से जो जावा के थे उनसे पेड़ कटवाने शुरू कर दिए, और ये कह दिया कि अगर तुम पेड़ काटोगे तो हम तुमसे फिर पैसा खेती करने के लिए नहीं लेंगे, और फिर इनसे पेड़ कटवाते भी और उसके साथ साथ इसकी ढुलाई भी करवाते, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाते भी, और उसी के साथ साथ आप देखते थे कि बस इनको बेगार बना लिया था। बेगार का मतलब आप सभी को पता है कि काम कराते थे और कोई पैसा नहीं देते थे, मात्र सिर्फ टैक्स से छूट दे दिया करते थे। और ये जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया था ना, इन डच लोगों के द्वारा, इसे आप देखते हैं कि ब्लेड डोंगस्टिन्स कहा जाता था, है ना। एक शब्द है ब्लॉन्ड डक्स्टिन्स इसे कहा जाता था। ये जो प्रोसेस इन्होंने शुरू किया था ना, कि जिसके तहत आप देखते हैं कि खेती है, खेती कोई कर रहा है तो उससे टैक्स लेंगे, और अगर कोई छूट चाहता है कि उससे टैक्स ना लिया जाए तो उससे ये डच के लोग कहते थे कि तुमसे हम लोग खेती के पैसे नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, तुम हमारे लिए लकड़ी की कटाई करो। लकड़ी की कटाई भी करवाते थे और फिर उसकी ढुलाई भी करवाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाते थे, और पैसा भी नहीं देते थे। तो यहाँ तक तो दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ डिस्कशन किया कि कैसे बस्तर के लोगों ने विद्रोह किया, और फिर हम जावा की कहानी आप सभी के साथ डिस्कस करते आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और यहाँ से हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे कुछ हमारे क्विज के क्वेश्चंस के बारे में। तो तैयार हो जाइए, एक एक कर कुछ क्विज के क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष रखे जाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि गांवों को किस नाम से जाना गया था। ये जो हमारे गांव थे इनको किन नामों से जाना गया था, वन ग्राम, ग्राम या फिर सामान्य जंगल। अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो हमारे आदिवासी समुदाय थे उनको एक प्रकार से क्या कर दिया था दोस्तों, गांवों में परिवर्तित कर दिया था, और इनको नया नाम दिया था, इनको वन ग्राम, है ना, जंगल के गांव इस नाम से पुकारा जाने लगा था। अगला सवाल है कि जंगल में स्थित जंगल में स्थित गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कि अंग्रेजों ने इन जंगलों को आरक्षित जंगल में स्थापित किया था, बिल्कुल सही बात है। गांव के लोगों को कुछ शर्तों पर ही इन जंगलों में जाने की आज्ञा दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। और जंगल के लोगों को क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों ने क्या करा था, या फिर आप देखते हैं कि जो डच लोग थे उन्होंने भी अपने वहां पर लकड़ी काटने के लिए रख लिया था। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि आदिवासियों के द्वारा किस स्थान पर सबसे ज्यादा हमले किए गए थे। तो आदिवासियों ने दोस्तों आपको दिखता है कि स्कूल, बाजार, पार्क या फिर उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है कि बाजारों पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे थे आदिवासियों के द्वारा, है ना। स्कूल पर भी किए थे लेकिन सबसे ज्यादा बाजारों में अटैक किए जा रहे थे। जो दुकानें थी अंग्रेजों की उस पर बस्तर के आदिवासियों ने अटैक किए थे। अगला सवाल है कि जावा का कौन सा समुदाय पेड़ काटने में माहिर था। कलांग नाम का समुदाय, घुमंतू नाम का समुदाय, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो कलांग नामक समुदाय था ये बहुत जबरदस्त थे लकड़ी को काटने में बेटा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। कलांग लोगों ने डच किले पर आक्रमण किया। ये जो कलांग लोग थे इन्होंने कब आक्रमण किया था डच किले पर, तो सन 1770 में हम लोग देखते हैं जब कलांग लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं डच लोग, तो इनके किले पर अटैक किया जाता है, विद्रोह किया जाता है। हालांकि ये जो विद्रोह था वो विफल रहता है, लेकिन आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कलांग लोग अपने गुस्से को दिखाते हैं और डच लोगों पर अटैक करते हैं। अगला सवाल है कि कलांग नाम का समुदाय कौन सी खेती करता था। ये जो कलांग लोग थे ये कौन सी खेती करते थे, ये घुमंतू और आपको दिखता है कि गहन, दोनों ही एक ही खेती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अपनी आज की इस क्लास से संबंधित जो हमारे 3 लेक्चर्स रहे थे उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है जंगलों से संबंधित था। शुरुआत के 2 लेक्चर्स में हमने आप सभी के साथ भारत के जंगलों पर किस तरीके से कब्जा किया अंग्रेजों ने उसको देखा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ इंडोनेशिया के जावा इलाके की बातचीत को रखा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आप सभी के साथ अपने इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 4 है, और जो इस पूरे के पूरे चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। और इंडोनेशिया में क्या डच लोग ही कब्जा करेंगे, क्या इंडोनेशिया के लोगों को आज़ादी मिल पाएगी, क्या इंडोनेशिया के लोग चुपचाप जावा के जो लोग हैं वो सुनते रहेंगे डच लोगों की कहानी, ये लोग हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के साथ जानने का मौका मिलेगा। आशा है कि आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में, और बहुत डिटेल्ड तरीके से इस चैप्टर की पूरी कहानी को लेक्चर नंबर 4 में समाप्त कर देंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।